हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका CISF जो 23 जुलाई में मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हुआ है हम उसको सॉल्व करेंगे। और ये भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है, इसमें हम मैथ का पूरा एनालिसिस करेंगे बहुत अच्छे से समझाकर। आपका कोई भी डाउट है तो वो सब क्लियर हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी नई अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए ज़रा, हमारे पास एक पेपर है, जिस लड़के ने ये एग्ज़ाम दिया है उसके पास है ये सेट बी। देखो ABCD चारों में एक ही होंगे, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है, ओके, ये बी वाला है। तो ज़रा देखिए इसमें उसने जो सवाल पूछा है, देखो इसमें मैथ के क्वेश्चन में जो हमारा 26 नंबर से शुरू हो रहा है, तो अब आपका जिसमें भी जो भी नंबर से होगा, तो फिलहाल हम पहला सवाल मान के चलते हैं इसे। इसने बोला है 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे बजती हैं। देखो 11 बजे एक साथ बजती हैं, वो 11 बजे एक साथ बजती हैं और ये तीनों क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट इतने अंतराल पर बजती हैं। पुनः वे एक साथ कब बजेंगी। देखो जब भी इस टाइप का सवाल आए आपको कुछ नहीं, बस इसका एलसीएम लेना है। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो वो आता है 120 मिनट, ओके। एलसीएम निकला इसका 120 मिनट, और मिनट को घंटे में अगर बना लेते हैं तो 2 घंटे हो गए, ओके। 11 के बाद वो एक साथ जो बजेंगी वो 2 घंटे बाद बजेंगी, मतलब 11 में सिर्फ आपको ये ऐड करना है। तो 11 में 2 ऐड करने का मतलब 1 बजे एक साथ, ओके। जैसा कि उसने ऑप्शंस में भी दे रखा है, ये ऑप्शंस ए में है। उसके बाद देखो जना, नेक्स्ट सवाल है इसका। इसने बोला है पहली 10 संख्याओं का औसत। देखो प्रथम 10 संख्याओं का औसत 5 है, तो 10 का योग निकालते हैं सीधा सीधा, औसत ना निकाल के 10 में 5 की मल्टीप्लाई करी तो 10 पंजे 50। और उसने बोला अगली, ये है प्रथम 10 का औसत, तो प्रथम 10 का योग निकाला और नेक्स्ट 10 का औसत और नेक्स्ट 10 का भी योग निकालते हैं हम। तो 10 की मल्टीप्लाई करी 15 में, देन अगली 10 संख्याओं का औसत 15, देन 150 ये हो गया, मतलब इनका टोटल 200 हो गया और ये 20 संख्या हो गई, 20 संख्या। अब औसत चाहिए 20 का, ओके। तो 200 बटे 20, और अगर हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो 10 आता आंसर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन जो औसत का है। देखो हमने ये योग जो लिया है वो कैसे लिया है, बस आपको ये बता दें। औसत का एक रूल हो जाता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये है औसत का रूल, ओके। मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने दिया है जरा आप उसे देखिए। ये बोलता है 5 व 3 का तृतीय अनुपात क्या होगा। देखो 5,3 का तृतीय अनुपात पूछा है, वो जिसको पूछता है उसे आप x मान लीजिए। देखो अगर दूसरा पूछता है तो दूसरे को x, और तीसरे को पूछता है तो तीसरा x। देखो ये सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, इसके लिए आप मेरी बात एक समझिए। अगर आपके पास 3 संख्या हैं और उसको अनुपात के रूप में लिखने का जो तरीका है, पहली 2 के लिए a बटे b, और पहले इन दोनों को और बाद में इन दोनों को, देन b बटे c। अगर वो प्रथम पूछता है तो पहले में x, द्वितीय पूछता है तो दूसरे में x। मतलब अगर वो बोलता है प्रथम अनुपात, इसका प्रथम अनुपात, तो स्टार्टिंग में x आएगा। अगर वो बोलता है द्वितीय अनुपात तो a और b, तो द्वितीय का मतलब बीच में x आएगा। अगर उसने तृतीय पूछा है तो तीसरा वाला, अब इसे x लेना है। मतलब आपको ये इसी तरह से सॉल्व करना है, और लिखने का तरीका ये होता है 3 संख्याओं को लिखने का तरीका। उसने बोला है तृतीय अनुपात, तो 5 बटे 3 बराबर 3 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x बराबर होता है 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9 और 5 नीचे, 5 से इसे डिवाइड करा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। देखो कोई रूल याद नहीं करना आपको इसके लिए,
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन करना आपको ऐसे ही है। इस फॉर्म को लिखने के बाद आप इसी फॉर्म पे आएंगे वापस। ओके, बहुत नॉर्मल है। और 1.8 जैसा कि उसने ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसने बोला है 2% को भिन्न में बदलिए। देखो 2% को भिन्न में बदलना है तो 2 बटे परसेंटेज हटा के नीचे 100 आ गया, 50 एन आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन। ये इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए आपको प्रॉब्लम आए। ओके, जरा नेक्स्ट उसने बोला है यदि x का 40% का 40% 40 हो। देखो x का मतलब गुणा होता है, x का मतलब गुणा 40%, तो 40 बटे 100 इंटू 40% और फिर से 40 बटे 100 और बराबर 40। तो उसने बोला है तो x का मान बताइए। देखो इस 40 से तो ये 40 पूरा का पूरा खत्म, एक जीरो से ये जीरो खत्म और 4 से ये 25 बार कट गया, देन x की वैल्यू 250 देन आंसर। देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो आए हैं एग्जाम में, ये इतने टफ क्वेश्चन नहीं हैं जैसे आजकल एग्जामों में चलते हैं। एक उसने बोला है एक धनराशि, देखो ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसने बोला है एक धनराशि अपने से 3 गुनी 20 वर्ष में हो जाती है। देखो 20 वर्ष में 3 गुना, ओके, और उसके बाद बोलता है 5 गुनी कितने वर्ष में होगी, 5 गुना कितने वर्ष में, t वर्ष में। देखो ये सवाल एक ऐसा है जिसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो इसके लिए। ये क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व होगा। देखो उसने ये नहीं बोला कि साधारण ब्याज से सॉल्व करना है या चक्रवर्ती ब्याज से। जब ये बोला नहीं तो इसके उत्तर भी 2 निकलेंगे। देखो इधर हिंदी वाले पोर्शन में यही है और इंग्लिश वाला भी अगर देखें, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 20 ईयर, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिकम 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। मतलब स्वयं की 5 गुनी और स्वयं की 3 गुनी। तो दोनों तरीके से पहले हम जरा साधारण ब्याज वाला करके दिखाते हैं। जरा देखो साधारण ब्याज से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, t1 बटे t2 बराबर देन n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1। ये है साधारण ब्याज से, ये वाली वैल्यू n1 की है और ये वाली वैल्यू n2 की, ये वैल्यू t1 की और ये वैल्यू t2 की। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, देन 20/t2 बराबर यहाँ n1 मतलब 3 में से 1 गया तो 2 और 5 में से 1 गया तो 4 और इसे 4 से 2 बार काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी और t2 की वैल्यू आई 40 वर्ष। देखो जिसने 40 लगाया है उसका सही है, ओके, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो, अब डिपेंड करता है एग्जामिनर किस सोच को लेके चल रहा है। अगर आपका ये क्वेश्चन 40 होता है और वो गलत करता है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ओके, जरा चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंग करें। अगर उसने ये बात बता दी होती, देखो ना तो उसने इसे बताया और ना ही उसने इसे बताया, तो अब फॉर्म आता है हमारा t1/t2 बराबर n1 प्लस 1 और n2 प्लस 1। ओके, तो 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गया और 5 में 1 जोड़ा तो 6, ये 20/t2। यही हमारा सवाल जैसे चल रहा था, लेकिन चक्रवर्ती से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 से कटा ये 10 बार और यहाँ से t2 की वैल्यू आई 30 वर्ष। देखो ऑप्शंस में उसने दोनों लिख दिए हैं, पर डिपेंड करता है आपको उसने कौन सा वाला पूछा था। आपको ये बात अभी नहीं पता। अब एग्जामिनर इसे सही करेगा या इसे सही करेगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपका ये सही हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये गलत हो जाता है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इस बात के लिए आपको, क्योंकि एक एक नंबर से लोग बाग फेल हो जाते हैं। ओके, तो जरा देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया है। नेक्स्ट इसने बोला है 2 नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग, देखो ए भरता है 20 मिनट में और बी भरता है 30 मिनट में। देखो ये भरने वाला है और ये भी भरने वाला। अगर आपने हमारी वीडियो पीछे नहीं देखी है तो उन्हें देख सकते हैं। ये पाइप टंकी से दिया है उसने सवाल, लेकिन रियल में पाइप टंकी से नहीं है, ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क, अगर टाइम एंड वर्क को आप पढ़ लेते हैं तो ये उससे है। ए 20 दोनों सेम है, इसलिए देखो दोनों भरेंगे तो कितनी देर में भरेंगे। दोनों भरने के लिए रूल है x गुणा वाई बटे देन x प्लस वाई 50, 0 से 0 और 5 चौक 20, 4 तिया 12 मिनट एन आंसर। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है उसने नेक्स्ट
उसने एक क्वेश्चन और दिया है, जरा इसे देखिए। ये बोलता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालो। देखो माध्य निकालना है प्रथम 10 का। देखो ये सवाल के लिए नॉर्मली 1 2 3 4 5 डॉट 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 10। देखो चाहे तो आप सारी लिख ही लें पहले आप, मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ वो बात समझिए। देखो 10 का जो मिडिल बनेगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, और आप इन दोनों के बीच वाला 5.5 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, क्योंकि सबको ट्रिक, लेकिन असली जो करने का तरीका है वो माध्य का, जरा आप उसे देखिए। माध्य मतलब लाइक औसत चाहिए उसे, औसत, और औसत के लिए 10 से भाग देना है, और 1 + 2 + डॉट डॉट डॉट, और 10 तक इन्हें जोड़ना भी है। अगर देखा जाए तो जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा वो देखिए n/2 और 1 + 10 और अपॉन 10। 10 से 10 कट गया, यहाँ पर आया 10 और 1 11/2 और 5.5। देखो ऐसे करना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है एग्जामों का वो थोड़ा टफ होता जा रहा है। वैसे चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये अगर विषम होती तो मिडिल वाली जो संख्या है वो उसका माध्य हो जाती है। ओके, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया है। ये सवाल उसने दिया है भिन्न चैप्टर से। देखो 15/16, 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। ये बोला है छोटी बताइए, इसमें छोटी। देखो जरा इसके लिए आप इसका भाग देंगे तब निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो अंश और हर, ये बात आपको याद रखनी होगी। अंश और हर, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ जाए, पहली कंडीशन, तो जिसका हर सबसे छोटा, जिसका हर सबसे छोटा, ये बात याद ही रखनी होगी, सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, भिन्न सबसे छोटी, तो मतलब 15/16 आंसर। बिना भाग दिए हो जाएगा, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, हमेशा 1 रहेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये बदल भी सकता है। ओके, जब बदलेगा तब सिचुएशन आप कुछ और होगी। तो जितना ज़्यादा याद रखेंगे उतना मैथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन सवाल करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया है। ये उसने बोर्ड मास से दिया है, जरा देखिए इसे लिख लेते हैं। देन 1 - 5 - 2 प्लस -5 प्लस 6 -2 और क्वेश्चन मार्क। इसे सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने से पहले जितने भी ब्रैकेट होते हैं वो हटाए जाते हैं, और सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है वो ये वाला होता है। पहले आप इसे ही हटाइए। देखो ये 5 है और ये -2, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो -7 आ गया, और -7 में से 6 माइनस कर देंगे तो -1 आ गया, -1 आ गया। इसे कैलकुलेट करके बस आप इतना देखिए, अभी इसकी इसमें गुणा करी तो -2 और 2, ये दोनों कटने के बाद 0 हो गया। तो अब हमारा बचता है बस ये वाला हिस्सा। इसमें से अगर हम इसे माइनस कर दें तो -4 आता आंसर। हो गया हमारा क्वेश्चन, -4 आंसर ऑप्शंस में दे रखा है। ये भी उसने बोला है 4 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। देखो जरा इस बात को समझिए, पूर्ण वर्ग संख्या आखिर होती क्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग, देखो पूर्ण वर्ग संख्या ये है कि कोई भी a गुणा b गुणा c, कोई भी संख्या बने उसके फैक्टर जो बनेंगे सबकी संख्या सम होनी चाहिए। ओके, सम। अगर हम बात करें ये सम संख्या आखिर होती क्या है, तो सम होती हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट, मतलब जिस संख्या के भी गुणनखंड होने के बाद सबकी पावर सम बन जाएगी वो पूर्ण वर्ग होगी। तो उसने ऑप्शंस जैसे जैसे दे रखे हैं उनमें जो सबसे अप्रोक्स चलते हैं 104, इस पे चलते हैं, बस इसके फैक्टर करते हैं। बस देखो जरा 2 से करते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 2 2 दूनी 4, और 512 फैक्टर होता है 8 की पावर 3 का। अब जरा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 की पावर 3 × 2 की पावर 1 मतलब
ये होता है 2 की पावर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 9 और प्लस 1 10, मतलब 2 की पावर 10, 2 की पावर एक सम संख्या बन गई, मतलब ये देन आंसर, और किसी का नहीं बनेगा। मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये एक सम संख्या थी जिसमें चांस है बन सकता था। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा आप उसे देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसने बोला है अंडर रूट 3, देखो रूट 3 की पावर x बराबर, उसने दिया है 729। देखो 729 कितने का घन कितने का, मतलब 9 की पावर 3 होता है। ओके, अगर हमारा यहाँ 3 है तो इसको भी 3 की फॉर्म में करिए, तो 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो ये हुआ 3 की पावर 6 और ये 3 की पावर x, ये रूट है यहाँ पर। हम इस रूट को यहाँ से हटाएंगे और इसके ऊपर वर्ग कर देंगे। क्लियर, ये तो सबको पता है। और ये 6 दूनी 12 हो गया, 3 की पावर 12 और ये 3 की पावर x, 3 से 3 कटा देना, x की वैल्यू 12 है ना, आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन। ये तो नॉर्मल है एकदम, इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये उसने बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे देखो, एक तो उसने बड़ी से बड़ी पूछा है, बड़ी से बड़ी, पहली कंडीशन बड़ी से बड़ी पूछा है, और जिससे 184, देन 159, और 134, इतने में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे 9, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जरा देखिए, जरा आपको 9 माइनस करना है, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, सबका अलग अलग माइनस करिए। इसमें से माइनस करा 9 और 5 14, 175, इसका माइनस करा देन 150 और इसका माइनस करा तो देन 125। अब क्या करना है, आपको इसका में से निकालना है। बस में से निकालने का लिए एक शॉर्ट तरीका भी देखिए, आपको इन दोनों को माइनस कर देना है, इन दोनों में से माइनस करना है, 25 आ गया, और इन दोनों में से माइनस करना है तो यहाँ भी 25 आ गया, और इन दोनों का में से जो निकला वो 25 का आंसर हो गया हमारा सवाल। ओके, 140 रुपये अंकित मूल्य है और उसको 714 रुपये में बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस 714 रुपये, तो उसने कितनी छूट दे दी। तो जरा देखिए, छूट सेलिंग प्राइस बराबर देन अंकित मूल्य देन 1 - R/100। देखो ये डायरेक्ट है, अगर एक छूट देता है तो एक और दूसरी देता है तो आगे चले जाना है। सेलिंग प्राइस है 714, 840 इंटू 100 - R और अपॉन 100, एक जीरो से जीरो कटी, 714 इंटू 10 देन अपॉन 84, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो काटते हैं से 4 से काटें 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, फिर 2 दूनी 4, 2 से काटा इसे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 17 पंजे 85 आया, 100 इधर आया तो माइनस का 100 बराबर -R और R बराबर 15%। ओके, ये हो गया हमारा, जैसा कि ऑप्शंस में उसने दे रखा है। देखिए जरा, एक संख्या का 70% और एक संख्या का 55% का अंतर 72 है, 72 लगाना है, 70% माइनस 55%। देखो नॉर्मल है, आपको इन दोनों के बीच का अंतर लेना है, 15% बराबर 72 के हो गया, और 15/100, चाप ऐसे ना करके आप 15% बराबर इतने के, तो 100% बराबर कितने के, तो 1% बराबर 7/15 और 100 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दें और इधर भी कर दें और काट लेते हैं इसे। अब बस 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 से कटाइए 5 से 20 बार और 24 दूनी 48, 480 का आंसर, जैसा कि ऑप्शंस में दे रखा है। ओके, देखो जरा नेक्स्ट उसने क्या बोला है। नेक्स्ट में देखिए जरा, ये बोलता है एक इसी काम को 18 दिन में करता है
ए करता है 18 दिन में और बी करता है ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, मतलब 18/2 9 दिन में। तो बेटा यदि वे एक साथ काम करें तो एक साथ काम करा लेते हैं, ए प्लस बी यानी 18 गुणा 9 और 9 18 9 27, 9 तिया 27 और 3 छिंग 18, 6 दिन में कर देंगे वो एक काम, अगर वो पूरा करेंगे तब। लेकिन उसने बोला है तो वो उसी काम को, तो वे उसी काम का कितना हिस्सा एक दिन में, मतलब एक दिन का निकालना है अगर, तो 1/6 है ना आंसर। ये पूछने का एक नया तरीका है बस, बाकी सवाल तो पुराना ही है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ज़रा आगे, उसने आगे एक सवाल दिया है, ये बोलता है 6 सेंटीमीटर व्यास वाला, देखो गोला है एक, मतलब 2r बराबर 6 सेंटीमीटर, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद उसने बोला है को पिघलाकर 2 mm व्यास की तार, मतलब तार बनानी है और तार हो गया एक बेलन। 2r बराबर 2 mm, मतलब r बराबर 1 mm। अब इस mm को चेंज कर लेते हैं 1/10 सेंटीमीटर। 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक है बस बात। अब देखो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू यहाँ पर इतनी है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, मतलब गोले का आयतन बराबर है बेलन के आयतन का। पाई से तो पाई खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करी यहाँ से, एच बराबर आता है 4/3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू, तो 3 तिया 9 तिया 27 लिख सकता हूँ मैं, और इंटू ये 100 ऊपर आ गया और ये 9 बार कट गया और 9 चौक 36 मल्टीप्लाई 100, और 100 से डिवाइड करने पर ये मीटर बन जाएगा। 100 से 100 कट गया, 36 मीटर। ओके आंसर। ये बोलता है तो तार की लंबाई बताइए, 36 मीटर। हो गया हमारा सवाल। देखो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपने पढ़ रखा ना हो, मतलब कर सकते हैं सब सवाल, बट कंडीशन है आपने पढ़ाई करी हो अच्छे से। ऐसा नहीं है सिर्फ 2-3 दिन में ही आप कर लें। हर चैप्टर से उसने सवाल लिया है, हार्ड नॉर्मल हर तरह का। देखो जरा आयतन का सवाल फिर से एक और आ गया, बेलन। उसने बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है नॉर्मली होता क्या है, होता है 2πr h, ये होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन उसने ऐसा नहीं लिखा ऑप्शंस में, उसने लिखा है आधार की परिधि। देखो ये वाला हिस्सा परिधि होता है, आधार की परिधि और गुणा ऊंचाई, ये ऊंचाई होती है। मतलब उसने इसको ना देके थोड़ा लैंग्वेज बदल के दिया है, देन आंसर कुछ भी नहीं है इसमें भी। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 44 की, ये बोलता है दी गई संख्या 99, ओके, और 100, ये बोलता है कि वर्गों के बीच निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं हैं। देखो बीच की संख्या पूछ रहा है, तो अगर तो आपको इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा देना है, बस डिफरेंस रख लिया। तो रूल लगा लेते हैं, यानी 100 + 99 और 100 - 99। कैलकुलेट करा अगर इसमें से तो 199 × 1 तो 199 आता आंसर। देखो उसने बोला है कि बीच में कितनी संख्या है, बीच की संख्याएं पूछी हैं दी गई संख्याओं के बीच में। एक तरीका और भी है, आप इसका वर्ग करके कैलकुलेट कर लें, इसका वर्ग कैलकुलेट कर लें और इसके वर्ग में से इसको घटा दें, बीच की संख्या फिर आ जाएंगी, लेकिन बेस्ट है ऐसे करना। ओके 199 आता आंसर। देखो जरा नेक्स्ट, उसने बोला है दादा की आयु अपनी पोती की आयु की 10 गुनी। देखो दादा और 10 गुनी है पोती की आयु की, तो दादा और पोती की आयु का रेशो निकालते हैं। ये हुआ 10/x। उसके बाद बोलता है पोती की आयु, यदि उनकी आयु पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है। देखो ये 10x और ये x, दोनों के बीच का डिफरेंस 9x हो गया और ये आ गया 54। अधिक बोले अधिक, कम बोले कम, तब भी करना अंतर ही है। और x की वैल्यू 9 × 6 = 54, मतलब पोती की आयु 6 हो गई और दादा की आयु 60, मतलब 60 है ना आंसर।
नॉर्मल क्वेश्चन एकदम 6 और 60 वर्ष। नेक्स्ट देखो जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब पूछा है जरा, पहली बार ऐसे नाम दिया है पाइथागोरियन। देखो जरा, पाइथागोरियन नाम दिया है, पाइथागोरियन ये नाम दिया है। नॉर्मली पाइथागोरियन ना बोल के पाइथागोरस होता है, ये सुना है आपने, पाइथागोरस। और पाइथागोरस जो निकलती है वो हमेशा ट्राइंगल पे ही निकलती है और वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इन तीनों में ये वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, एक कंडीशन। उसके बाद इन दोनों में से आपकी मर्जी जो भी माने। उसने बोला है एक पाइथागोरियन तिरक, तिरक मतलब त्रिभुज, ये बात क्लियर। सबसे छोटी भुजा 8 है, देखो ये 8 है अगर, तो अब आप बाकी की सेट करिए। 8 के बाद ये 15 और ये 17 ही होगी, क्योंकि ये वाला इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओके, अगर हम देखें 8 अट्टे 64 और 15 15 हम 225 और ये होता है 17 289, 5 4 9 6 2 8 289 और 17 भी इतना ही होता है। देन आंसर भुजा बनी हमारी 8 15 और 17 आंसर। ओके, नेक्स्ट जरा देखिए उसने नेक्स्ट में क्या पूछा है। नेक्स्ट सवाल में उसने पूछा है एक दुकानदार किसी दुकान पर एक जोड़ी जूते का मूल्य 450 रुपये है। ओके, 450 रुपये है, वसूली गई बिक्री कर, मतलब उस पर टैक्स भी देना पड़ता है उसे 5% का, तो 450 पर 5% का टैक्स और दे दीजिए, 0 और 0, एक 0 कट गई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 25 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, मतलब 22 पॉइंट आपको ये इसमें जोड़ना होगा बस। 22.5 अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ 0.5, 5 और 2 7 और 2 7 और 4 472.5 है ना आंसर। उसका जो मूल्य बनेगा ये बन जाएगा। जरा देखिए उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये दिया है एक वृत्त का प्रत्येक व्यास और डैश ओके होता है। देखो जरा एक वृत्त बना लेते हैं, ये रहा। उसके बाद उसने ऑप्शंस दे दिए हैं। देखो परिधि, एक वृत्त का प्रत्येक व्यास, व्यास जब भी होगा वो यहाँ से निकलेगा, ये रहा ओके। और व्यास को जीवा भी बोलते हैं, है ना आंसर। हो गया हमारा क्वेश्चन, बस इतना ही पूछा है। वृत्त के अंदर जो भी रेखा खींची जाएगी वो वृत्त के केंद्र को टच करके जाए या बिना टच करे वो जीवा ही होगी। बात क्लियर। उसके बाद एक सवाल और दिया है उसने, जरा वो देखिए। उसने क्या बोला है, एक इक्वेरियम, इक्वेरियम बोला है, एक इक्वेरियम। देखो जरा सबसे पहले इस इक्वेरियम की बात कर लें। इक्वेरियम होता है, आपने देखा होगा दुकानों पर, घरों में एक शीशे का पॉट होता है और चकोर पॉट होता है, किसी का गोल भी होता है, डिपेंड करता है, हर टाइप का होता है। उसमें मछली डाल लेते हैं पानी के अंदर, वो होता है एक्वेरियम। वो एक्वेरियम है एक लाइक इस शेप में, देखो इस शेप का होता है वो हमेशा ओके। ये है वो एक्वेरियम ओके। उसने बोला है जिसकी बाहरी सतह 80, 30 और 40, मतलब L, B और H ये मान दे दिए। तो देखो ये वाली भुजा 80 हो गई, ये चौड़ाई जो ये वाली है ये 30 हो गई और ये ऊंचाई 40 हो गई। उसने बोला है उसे कागज़ चिपकाना है। देखो कागज़ कैसे चिपकाया जाएगा। सबसे पहली कंडीशन, आदमी सिर्फ उसे सामने से देखे, इस तरीके से कागज़ चिपकाना है। कागज़ यहाँ पर चिपकाना है, यहाँ पर भी चिपकाना है, यहाँ पर भी चिपकाना है और उसके नीचे भी चिपकाना है। मतलब कुल मिलाकर जो हिस्सा बचा रहेगा वो सिर्फ फ्रंट वाला बचेगा जो देख सकता है। अब जरा क्षेत्रफल निकालना है आपको। देखो सबसे पहले नीचे का क्षेत्रफल निकालें तो 80 × 30 ये क्षेत्रफल। जरा साइड वाले क्षेत्रफल को निकालें अगर हम तो 3 × 40 ये वाला, इधर भी है और इधर भी, इसमें इसमें 2 की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। उसके बाद बैक वाला निकालते हैं। देखो ये 80 है और सामने 40, तो 80 × 40, देन 8 × 24 2400 और 4 × 12 दूनी 24 और 8 चौक 32। अगर हम इन सबको ऐड कर दें 4 4 8 और 2 10, 0 1 3
2 5 2 7 और 1 8। कागज का क्षेत्रफल देन आंसर 8000। ओके, देन लास्ट सवाल उसने एक और दिया है, जरा इसे भी देखिए। ये है मैथ का, इसने मैथ का बोला है यदि 15 मजदूर एक दीवार को 48 घंटे में बना सकते हैं। देखो 15 मजदूर 48 घंटे में बना सकते हैं, तो बोला है उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। देखो रूल बनता है M1 D1 M2 D2, ये M1 है, ये D1 और ये M2 और ये D2। 15 गुणा 48 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 30। ओके, 15 इंटू 48 बटे 30, 15 दूनी 30 और 2 से काटा, 2 ने 4, 2 चौक 8, मतलब 24 दिन एन आंसर। ओके, ये है CISF मिनिस्ट्रियल 23 जुलाई 2023 का एग्ज़ाम जो संडे में हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है। देखो हर टाइप का सवाल हमने कर दिया है। अगर आपने किसी भी टाइप का सवाल में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसे सॉल्व कर देंगे। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। थैंक यू।